तिहाड़ जेल, जिसमें किसी कुख्यात गैंगस्टर्स ने आपको धमकी दी हो कि देख लूंगा मैं। नीरज भवाना ने दी थी। आराम से कोई किसी को भी मार सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपना तो ये जो अब हमारे खिड़की दरवाजे हैं उनसे जो रॉड्स हैं उनको निकाल कर ये नाइफ्स बना लेते हैं। गटर के सीवर के ढक्कनों से ये हथियार बनाते हैं कि अंदर से ही तमाम नेटवर्किंग तैयार की जा रही है। सिद्धू मूसेवाला केस में और लॉरेंस जब तिहाड़ में था और उस समय कहा जाता है वीडियो कॉलिंग हो रही थी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आमतौर पे जब आप पुलिस वाले देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि शायद नॉर्मल टाइप पर आजकल बहुत इमेज बन जाती है कि दबंग टाइप का पुलिस वाला, या फिर थोड़ा सा जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप का नहीं, थोड़ा सा पेट निकला हुआ, इस टाइप की सोच, या फिर कई बार ये लगता है कि पुलिस वाला मतलब बहुत एटीट्यूड वाला। लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो पुलिस की इमेज को बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं और उस इमेज के साथ ये समझाते हैं कि एक बेहतर पुलिस वाला, दबंग पुलिस वाला, निर्भय पुलिस वाला ये समझाता है कि समाज में उसको सेवा कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और अपने तमाम शौक़ पूरे करते हुए अपनी ड्यूटी को भरपूर बेहतर तरीके से निभाना है। तो आज जो शख्स मेरे साथ हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दीपक शर्मा उनका नाम है, जेलर हैं तिहाड़ जेल के और तमाम वो फिल्म्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो कई सारे अवार्ड्स उनके नाम हैं, नेशनल चैम्पियन भी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हर पुलिस वाला ऐसा ही बनना चाहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद हमारी जो इमेज हमारे दिमाग में रहती है पुलिस वाले को लेकर कि इस टाइप की इमेज तो नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी लेकर चलता है। जब आप निकलते हैं फील्ड में, जब आपको लोग देखते हैं तो पहला रिएक्शन क्या होता है उनका? हाँ देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने ऊपर मेहनत की और एक सोसाइटी के लिए एक आइडल इमेज स्थापित की। जो पहले स्टीरियोटाइप था, जैसा आपने बताया कि पुलिस वाला है, पेट निकला होगा, भागा नहीं जाएगा, फिजिकली अनफिट होगा, तो वो स्टीरियोटाइप बनाने वाले भी हम ही लोग थे। तो उसको तोड़ने की जिम्मेदारी लेने वाले भी हम ही लोग हैं। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2014 के आसपास के दौर में जब सिल्वर स्क्रीन पे हमने दबंग, सिंघम जैसी फिल्म्स का क्रेज़ देखा, काफ़ी अच्छे रोल्स देखे, मिस्टर सलमान खान, अजय देवगन, तो लगा कि ये जो रियल लाइफ है इसको अगर रियल लाइफ में लाके रिलेटेबल बनाया जाए सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इम्प्रोवाइज़ करेगी, अपलिफ्ट करेगी। जो मिथक है लोगों के दिलो दिमाग में अनफिटनेस का, वो दूर होगा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने शरीर पर मेहनत करनी शुरू की और तकरीबन 3 साल, मैं 60 किलो का एक दुबला पतला लड़का था और 3 साल तकरीबन मेहनत की, अपने बॉडी वेट को डबल लेकर गया। उसके बाद उसको शेप देना शुरू किया और 2017 में पहली बार मैंने कंपटीशन खेला जिसमें मेरा 4th प्लेस आया मिस्टर दिल्ली में। तो वहाँ से थोड़ा सा बूस्टअप हुआ और कंटिन्यूस में गेम्स खेलता रहा। मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, YMCA, स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इस तरह के दर्जनों खिताब अपने नाम किए। अभी एट प्रेजेंट अपने तिहाड़ जेल की तरफ से नेशनल गेम्स में मैं खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने डिपार्टमेंट को और मैं पहला ऐसा अधिकारी हूँ जो दिल्ली तिहाड़ जेल को नेशनल गेम्स में लेकर गया और पिछले 5 सालों से नेशनल चैम्पियन भी हूँ। अच्छा, कई बार जब आपके फ्रेंड्स आपको देखते होंगे और उनको दुबला पतला दीपक याद आता होगा तो कहते नहीं कि यार ये बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, कितनी मेहनत करी यार, हमको भी ऐसा करना है, ये बातें बोलते हैं आपसे? जी देखिए, जो फ्रेंड्स हैं वो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। मैंने स्कूलिंग अपना कहीं से की, ग्रेजुएशन मैंने रामजस से की। तो उस टाइम के जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, फ्रेंड की अगर मैं परिभाषा दूं तो जो आपको जानता है वो एक तरह से आपका दोस्त है। लेकिन जो मेरे बॉसम फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है कि कहाँ से क्या चीज़ें मैंने की, कितनी मेहनत की और कहाँ से उठकर मैं आया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ तक का सफ़र। जो मेरे ख़ास दोस्त हैं वो जानते हैं और हर मेरी मेहनत को, हर पहलू को, हर कदम को उन्होंने देखा और आज की डेट में अच्छा फील करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं उनके साथ पार्टीज़ अटेंड करता हूँ, फंक्शंस अटेंड करता हूँ, तो वो भी अपने सर्कल में मुझे जो उनका नया सर्कल है इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई हाँ, हम सब आपस में एक स्कूल टाइम फ्रेंड है या कॉलेज टाइम फ्रेंड है। अच्छा, दिन में कितने घंटे आप जो हैं वो अपनी बॉडी को दे रहे हैं? और अगर मैं आपकी डाइट की बात करूं, आमतौर पे लोगों को लगेगा कि शायद आपकी डाइट
ऐसी होनी चाहिए जो लोग फॉलो करें, तो वो क्या पूरा प्लान रहता है आपका? जी, जो कंपटीशन का टाइम आता है उसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटा ट्रेनिंग का रहता है, और फिट रहने के लिए 1 से 1.5 घंटा रेगुलर में वर्कआउट करता हूँ। तो साल के अंदर मैं गिने चुने नेशनल गेम्स कंपटीशन हैं, सिर्फ उन्हीं की तैयारी करता हूँ। तो 3 से 4 महीने का मेरा बहुत रिगोरियस ट्रेनिंग रहता है। उस टाइम पर 2.5 से 3 घंटा ट्रेनिंग, तो डाइट भी उसी के अकॉर्डिंगली चलती है। और बाकी रूटीन लाइफ में हाँ, एक जैसे आज भी मैं वर्कआउट करके आया, 1-1.5 घंटा वर्कआउट किया। और क्लीन डाइट की तरफ ज़्यादा अप्रोच रहती है, जंक फूड नहीं लेते, ऑयली फूड से बचते हैं, और छोटे प्रपोर्शन में 3 से 4 मील लेना, एक अच्छा प्रोटीन लेना, गलत चीज़ों के सेवन से बचना, तो यही सारा डाइट प्लान रहता है। ठीक है, तो एक तस्वीर हमने समझ ली आपकी, अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। तिहाड़ जेल, जब पहली बार आपको वहाँ पोस्टिंग का मौका मिला, आपको लगा कि अब मुझे यहाँ ड्यूटी करनी है, देश का सबसे बड़ा जेल जहाँ पर सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर आपको ड्यूटी करने का मौका मिला, तो दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, वो एक्सपीरियंस क्या था उस समय, और कैसा रहा वो फर्स्ट टाइम जब आप तिहाड़ के अंदर गए? मैं 2009 में तिहाड़ जेल बतौर सहायक जेल अधीक्षक भर्ती हुआ। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी, जब मैंने ज्वाइन किया, अपने पेपर सबमिट किए, तो शुरू में 10 से 15 दिन हेडक्वार्टर पोस्टिंग थी, चीज़ें पता नहीं थी, तो बड़ा एक्साइटमेंट था। इवन जब मेरा जो मेडिकल एग्जामिनेशन था, तो मुझे ये पता नहीं था कि इससे क्या पूछना है, बस एक उत्सुकता रहती है मन में। तो जो मेरा मेडिकल कर रहे थे डॉक्टर, मैं उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि सर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अब आपने ही कमान संभालनी है। तो हेडक्वार्टर में भी हम थे, तो जो हमारे ट्रेनर्स थे, जो सीनियर्स थे, उस्ताद लोग, उन्हें बार बार हम पोक करते थे। हमारा 45 अधिकारियों का बैच था, जिसमें तकरीबन 38 लोगों ने ज्वाइन किया। तो सभी लोग एक दूसरे के चेहरे देखते थे, एक्साइटेड रहते थे कि हम जेल में जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि जैसा हम न्यूज़ में देखते हैं, पब्लिक फोरम में, मीडिया में देखते हैं, बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं गैंगस्टर्स के या चीटर्स के या दूसरे क्रिमिनल्स के। तो एक बड़ा एक्साइटमेंट सा माहौल था उस समय शुरुआती दौर में। और जब तिहाड़ सर्विसेज ज्वाइन की, तो कुछ टाइम तक वो चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती थी, क्योंकि सोसाइटी का कोई भी स्पेयर ऐसा नहीं था जिससे रिलेटेड क्राइम हमें या क्रिमिनल जेल में देखने को नहीं मिलता, चाहे वो माँ बाप है, चाहे माँ बेटी हैं, बाप बेटा है, या जो भी हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, दोस्त हैं, हर तरह का क्राइम, हर तरह की वैरायटी तिहाड़ जेल में देखने को मिली। तो शुरू में वो चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती थी। घर आते थे, घर ऑफिस की टेंशन घर में लेकर आते थे, तो रात को परेशान भी होते थे, नींद भी नहीं आती थी कि आज ऐसा केस देखने को मिला, आज ऐसा केस सुनने को मिला। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीज़ें हम मजबूत होते गए, या आप कह सकते हैं कि एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, एक कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जिसमें किसी कुख्यात गैंगस्टर्स ने आपको धमकी दी हो कि देख लूँगा मैं, या तो रोज़ का काम है। धमकियाँ मिलना तो एक तरह से, जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ आप सैलड ले रहे हैं या अचार आप यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से अगर मैं जेल में काम कर रहा हूँ तो गैंगस्टर है, वो धमकी देगा। कोई ऐसा गैंगस्टर जो आपको याद हो जो नामी है और आपको धमकी दी उसने कि मैं गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, नामी तो नहीं। सबसे पहले धमकी मेरे को 2010-11 में नीरज भवाना ने दी थी। तो उस टाइम हम भी नया जोश था हमारे अंदर, और उसका भी नया करियर शुरू हुआ था। तो उसकी गलत जो भी एक्टिविटीज़ थी उन पे पाबंदी लगानी शुरू की। तो इनका मोडस ऑपरेंडी होता है, ये पहले आपको धमकाते हैं, डराते हैं। आप अगर इनके पहले इंप्रेशन से आप डर गए तो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसने धमकी दी, तो एटीट्यूड मेरा शुरू से वही था, जो एक दबंग वाली छवि है, तो उसको मैंने कंट्रोल किया। लेकिन हाँ, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो अपीयरेंस है, वो बहुत मैटर करती है। और अब मुझे खुद याद नहीं है पिछले 5-7 सालों में इस तरह का कोई इंसिडेंट हो। छोटे मोटे तो चलते रहते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। बड़े गैंगस्टर से जब आमना सामना होता है तो कई बार, अब क्योंकि आप लगातार उनसे रूबरू होते रहते हैं, कई बार लगता है कि इनसे दूरी बनाई जाए या इनको स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करवाएं रूल्स, और जब आप उस स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करवाते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं आपके उस सिस्टम के अंदर? देखिए, बात अगर बड़े गैंगस्टर्स की करें
तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक जेल के अंदर अपना व्यवहार ठीक रखते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ वो जेल के अंदर नहीं करते, और जो भी उनकी राइवलरी है उस राइवलरी को बाहर अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जितना मैं एग्जामिन कर पाया हूँ, इनकी सोच ये होती है कि अगर जेल के अंदर इनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, प्रशासन इनके साथ किसी तरह सख्ती से पेश आता है, तो वो उसका फ़र्क इनकी प्रोफाइल पे पड़ता है, वो मैसेज बाहर जाता है, तो अपनी एक इज्जत बचाने के डर से जेल में काफ़ी हद तक ये ठीक रहता है। कुछ नाम मैं आपके सामने लूँगा क्योंकि आप तो लगातार लोगों से मिलते रहते हैं और गैंगस्टर्स के सामने रहते हैं रोज़ाना। सुनील राठी, एक एक करके डिस्क्राइब करते चले जरा। सुनील राठी के बारे में क्या कहेंगे? कैसे आपसे कभी मुलाकात हुई हो, किस टाइप का एटीट्यूड है, कैसे धमकियाँ देता है लोगों को? हाँ, सुनील राठी ये यूपी बागपत का रहने वाला है, और इसकी जो राइवलरी है, दिल्ली में ऐसी कोई राइवलरी नहीं है। तो यूजुअली जब यूपी के अंदर इसको थ्रेट परसेप्शन रहता है तो कुछ केसेस में हमारे पास ही आता है, कुछ समय ये रहता है, और यहाँ इसका चाल चलन ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि दिल्ली तिहाड़ जेल में रहकर किसी तरह की कोई वारदात को इसने अंजाम दिया हो, या दिल्ली तिहाड़ जेल में रहकर कोई मुकदमा इस पर लगा हो। काला जठेड़ी और संपत नेहरा। काला जठेड़ी, संपत नेहरा, ये दोनों हरियाणा के अपराधी हैं, और ये आप जितने भी नाम ले रहे हैं स्पेशल केसेस में बीइंग सिक्योरिटी रीज़न तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए गए हैं। जैसे अभी छोटा राजन दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, शहाबुद्दीन को शिफ्ट किया गया। तो कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें जो कंसर्न स्टेट है अगर सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं ले पाती, या कोई एक आधा मुकदमा उनके पास इधर दिल्ली का होता है, तो दिल्ली में आके ये लोग तिहाड़ जेल में बंद होते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि इनकी कंसर्न स्टेट में या जहाँ पर ये लोग एक्टिव हैं वहाँ ये इनको किसी तरह का थ्रेट परसेप्शन खुद से होता है, तो ये दिल्ली अपना कोई केस जो भी इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ओपन करा के ये दिल्ली में आके बंद होता है। अच्छा, इतने सारे गैंगस्टर्स एक साथ हैं। मैंने खुद कहा सुनील राठी, काला जठेड़ी, नीरज बवाना का आपने नाम लिया। क्या इतने सारे गैंगस्टर्स जब एक जगह होते हैं तो इनका अपना साम्राज्य चलता है? उस साम्राज्य को रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं? और आपने देखा भी होगा कि जेल से बैठे बैठे जो है बाहर तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इनके नेटवर्क को कैसे आप लोग रोकते हैं? क्या सर्चिंग ऑपरेशंस चलते हैं, क्या होता है? हाँ, देखिए, हम टाइम टू टाइम जेल में तलाशी कराते हैं। जेल में कुछ संगीन अपराध, कुछ वारदातें देखने को भी मिली हैं, आपस में गैंगवारी में कुछ मर्डर्स देखने को मिले। तो हमारी कोशिश रहती है, अभी लेटेस्ट जो इंसिडेंट हुआ तिल्लू ताजपुरिया वाला, उस इंसिडेंट के बाद हमने जेल में क्यूआरटी टीम का गठन किया। कुछ स्पेशल पावर्स हमें दी गई। स्पेशल केसेस में मिनिमम फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं कि इस तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट दोबारा ना हो। और टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। पहले हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं था मोबाइल जैमर्स का, तो अभी हमारा टाई अप हुआ है। अब जो तिहाड़ की जेलें हैं वो जैमर से पूरी तरह लेस हैं। इवन हमारे फ़ोन भी वहाँ वर्किंग नहीं होते। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पे पूरी तरह रोकथाम लगाई हुई है। लेकिन आपको लगा तिल्लू ताजपुरिया वाली जो इंसिडेंट था उसमें पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम था वो। उस ऑर्गेनाइज क्राइम में बहुत सारे सवाल उठेंगे तिहाड़ पे, और उठे भी। लोगों ने कहा कि ये तो आराम से कोई किसी को भी मार सकता है। जी हाँ, वो टिल्लू ताजपुरिया वर्सेस जितेंद्र गोगी, इनकी राइवलरी पिछले 5 से 7 सालों से देखने को मिल रही है। पिछले साल रोहिणी कोर्ट में टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने जितेंद्र मान उर्फ गोगी को रोहिणी कॉम्प्लेक्स में मारा। इसके अलावा भी 5 से 6 मर्डर दोनों गैंगों के हो चुके हैं बाहर। तो इनकी राइवलरी बहुत ज़्यादा संगीन थी, और वो इंसिडेंट हम सभी ने देखा, उसका फुटेज भी कहीं बाहर आया। तो कुछ लैप्सेस थे, उन लैप्सेस पे कार्रवाई की गई। जैसा मैंने आपको बताया, क्यूआरटी टीम का गठन किया गया। सिद्धू मूसेवाला केस में और लॉरेंस जब तिहाड़ में था, और उस समय कहा जाता है वीडियो कॉलिंग हो रही थी, और लगातार वीडियो कॉलिंग की बात भी आती है, इंटरव्यू भी दिया जाता है लॉरेंस के जरिए। बठिंडा जेल में फ़िलहाल वो है। आपको लगता है कि चाहे जेल कोई भी हो, मैं तिहाड़ की बात कर लूँ या किसी भी क्षेत्र की बात करूँ, इस प्रकार गैंगस्टर्स पर अपने आप ही जो हैं वो चीज़ें मुहैया हो जाती, इतना सिस्टम वीक नज़र आता है कई बार? देखिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनको सारा टाइम क्राइम की तरफ फोकस करना है कि हाँ, किसी तरह से मैं अपने वारदात को अंजाम दूं। उनका दिन वारदात को सोचते हुए निकलता है,
और रात भी वारदात को सोचते हुए निकलती है, तो वो हमेशा इस उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि कहीं से हल्का सा भी नहीं लूप होल मिले और उसका ये फ़ायदा उठाएं और बाहर किसी तरह के जो भी ये अपराध सोच रहे हैं उनको अंजाम दें। एक नया नाम है सुकेश चंद्रशेखर, लेटर लिखने की उनकी प्रथा है, रोज़ नया लेटर लिख देते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें तमाम सुख सुविधाएं दी गई, पहले फिर ले भी ली गई, पैसा खर्च करिए और तिहाड़ के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ये एक पैटर्न बनता जा रहा है या फिर ये सब बातें हैं? जी, इसमें इंक्वायरी है जो ईडी के द्वारा की जा रही है और कुछ अधिकारियों का जिनका नाम सामने आया था उन पर कार्रवाई भी की गई है। सुकेश की अगर मैं बात करूं तो आपने अभी पीछे मेरा इंसिडेंट देखा होगा, मैंने उसकी सेल पर रेड की, तो जो तमाम जो चीज़ें थी, जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स थे वो रिकवर किए। तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन जितना मैं इसको जान पाया, पहचान पाया, ये एलिगेशंस बहुत फ्रेम करता है और ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं होती। इवन इसने मेरे ऊपर भी एलिगेशन फ्रेम किए लेकिन वो आज तक प्रूव नहीं हुए। इसके अलावा सत्येंद्र जैन भी रहे वहाँ पर तिहाड़ जेल में, कभी मुलाकात हो पाई आपकी? नहीं, सत्येंद्र जैन जी उस समय जेल नंबर 7 में थे और मैं मंडोली था। अच्छा, एक बात करते हैं कि दीपक शर्मा एक ऐसा ब्रांड है, जब वो लोग कहते हैं कि जब आप तिहाड़ के अंदर जाते हैं तो कैदी कहीं ना कहीं बैकफुट पे हो जाते हैं, आज कुछ नहीं करना, आप दौरे पर हैं, ऐसा डर रहता है कैदियों के अंदर? हाँ, एग्जैक्टली ये डर है। और जो जैसा मैंने बताया कि जेल के अंदर बहुत लिमिटेड फोर्सेस हैं, तो आपको अपना ऑरा ऐसे मेंटेन करके चलना होता है कि हाँ, कि आप एक जेल को आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप हैंडल कर पाएँ। एक उचित दूरी हमें बनाकर चलनी होती है इनमेट से। आप एक उचित दूरी बनाएं, अपना खुद का स्टैंडर्ड आप ऐसा मेंटेन करके रखें कि आप जेल को कंट्रोल कर पाएँ। और यहाँ पर भी आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। तो जो भी अपराधी हैं वो जब भी अपने सामने देखते हैं कि हाँ, एक लंबा चौड़ा एक अधिकारी खड़ा है, तो उनको बड़ा फर्क आता है और उनकी हिम्मत वैसे ही आधी हो जाती है और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ नज़रों के सामने ना आए। अच्छा, लोगों के दिमाग में बात है कि पहले तिहाड़ में नॉर्थ के तमाम जितने पुलिस अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पर तैनात थे, उसके बाद अब साउथ की तरफ से तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया। उसके पीछे कारण थी लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, कनेक्टिविटी ना हो और कहीं ना कहीं एक जो समन्वय और कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो, जिससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं वो संपर्क ना कर पाएँ सीधे तौर पर क्रिमिनल्स के साथ। क्या ये हो पाया? ये चलता रहा है अभी? नहीं, जो तिहाड़ की सिक्योरिटी है वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। इनमेट्स के बीच में हमारे दिल्ली तिहाड़ जेल के जवान मौजूद हैं। जो नॉर्थ इंडियन की आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट्स पर चेकिंग के लिए, उन सब पॉइंट्स पर जहाँ से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स आते हैं, जैसे मुलाकात पर ये कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के थ्रू गलत चीज़ें मंगाने की और रिकवरीज भी हुई हैं, तो वहाँ पर हमने डिप्यूट किया है तमिलनाडु स्पेशल पुलिस को, और वो अब से नहीं, वो काफ़ी टाइम पहले से वो काम कर रही है और नॉर्थ इंडियन के साथ साउथ इंडियन लोग भी हैं। अच्छा, कभी आपको तिहाड़ के अंदर डर लगा? कभी आपको लगा हो कि आज इस तरफ नहीं जाता? या पहले से कई बार इन्फॉर्मेशन आती है कि अगर दीपक आ जाएंगे तो उन पर हमला किया सकता है? कभी इस प्रकार की कोई डर लगा आपको किसी सेल में घूमते हुए या किस जगह जाते हुए? नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। हम जब राउंड पे होते हैं तो हमारे साथ पूरी अपनी टीम होती है, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं कि इमरजेंसी केसेस में हमारे पास वायरलेस पे मैसेज आता है, तो अगर मैं अकेला भी हूँ तो मुझे इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचना होता है, लेकिन हमारा बैकअप इमीडिएटली हमें सपोर्ट करता है। कभी आपको डर लगा? नहीं, ऐसा इंसिडेंट कोई नहीं। कभी डर नहीं लगा? दबंगाई के साथ आपने हमेशा क्रिमिनल्स को समझाया है कि पीछे हटो, आगे बढ़ो। एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा जहन में आ रहा है आपको देखकर कि आम तौर पर जब आप जेल के अंदर रहते हैं, जेल के बाहर रहते हैं, इमेज बिल्कुल बदल जाती है। आप फिल्म्स में भी काम कर रहे हैं, आप जेल के अंदर एक स्ट्रिक्ट पुलिस वाले की तरह काम कर रहे हैं। ये दोनों लाइफ को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में? देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपना बीइंग अ जेल ऑफिसर अपनी मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ। जो पर्सनल ग्रूमिंग के लिहाज से मैं अपनी फिटनेस पर पूरा फोकस करता हूँ, और इन दोनों चीज़ों को रिलेट होने के बाद एक नया मेरे अंदर एक चेंज देखने को मिला। एक्टिंग फिल्म्स की तरफ मैंने कदम रखा 2020 से। डिस्कवरी चैनल पे मैंने शो किया विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार जी के साथ, इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर रियलिटी शो, जिसको एशिया के नंबर 1 शो का टाइटल मिला। सेमीफाइनलिस्ट रहा मैं उसमें। कुछ शॉर्ट फिल्म्स की, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट किए, कुछ गानों में काम किया। अभी भी 2 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बॉलीवुड की फिल्म्स। तो ये सारी चीज़ें
आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जो प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर हैं या जो शो क्रिएटर्स हैं, उनको अभी जो बॉलीवुड का जो थीम है वो चेंज हुई है और उन्होंने इस तरह के जो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको उठाना शुरू किया है। क्योंकि हम पब्लिक से एक्चुअली कनेक्ट होते हैं, तो उन्हें लगता है कि सोसाइटी में से अगर हम लाइव एग्जांपल्स को उठाते हैं तो उनका प्रोजेक्ट भी बेहतर रहेगा और ये हमें भी आपस खुद के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। हमारी अपनी खुद की ग्रूमिंग भी है और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा कोई भी मेरे को बहुत से प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो जो प्रोजेक्ट मेरे को लगता है कि हाँ पॉजिटिव हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे सकते हैं या जिनसे मैं अपनी ग्रूमिंग कर सकता हूँ, तो उन प्रोजेक्ट को मैं करता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। अच्छा, अब परिवार वाले डरते हैं कभी आपकी इस नौकरी से कि पुलिस वालों की नौकरी अमूमन जो होती है वो फील्ड वर्क रहे तो ठीक है, कोई नेताओं की ड्यूटी में लगा है, कोई कुछ लगा है, लेकिन आप तो क्रिमिनल्स को ये समझाने में लगे हैं कि भाई अब आप यहाँ पर हैं, बाहर निकलने का सोचिए मत, पूरी हम तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पर। शुरू में जैसे मीडिया में कई बार नाम आता था, पीछे कुछ मेरे न्यूज़ वायरल हुए जेल के, तो लगता था पेरेंट्स को कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसेफ है, तो बोलते थे कि भाई अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखो, अपने साथ जो मैं वेपन भी कैरी करता हूँ और भी बाकी चीज़ें हैं। तो लेकिन अब मैं यूज़ टू हो चुका हूँ, फैमिली को भी पता है कि हाँ चीज़ें बेहतर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा लोकल थाना है वहाँ से भी पूरा सपोर्ट रहता है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अभी की स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं तो जेल के अंदर तिहाड़ जेल कैसी है? जो फिल्म्स में दिखाई जाती है तिहाड़ जेल में, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, दिखाया गया कि कुछ कैदी सच में जो है वो अर्निंग करने के लिए काम करते हैं, उनको अर्निंग होती है। कई बार दिखाया जाता है कि तिहाड़ जेल के अंदर गैंग वॉर चल रही है। अभी की असल तस्वीर तिहाड़ की क्या है? देखिए, जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह से एक समाज है। तकरीबन 25,000 इनमेट अभी तिहाड़ में हैं, तो जिसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर हैं। तो हमने उनको पूरी तरह सेग्रीगेट किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है। जो फर्स्ट टाइमर ऑफेंडर्स हैं वो पूरी तरह अलग रहते हैं दूसरे क्रिमिनल से, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए हम बहुत सी एक्टिविटीज़ भी चलाते हैं जेल में। स्पोर्ट्स हो, योगा हो, या उनके अर्निंग सोर्सेज हों, उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इनको वेजेस भी हम देते हैं जिससे कि जो इनकी फैमिली डिपेंडेंट हैं, बाहर है, उनका ये भरण पोषण कर सकें, अपना ये जीवन चला सकें। और दूसरा जो फेस है वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स का है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का है। तो उसमें जैसे नाम आपने अभी लिए, उन सब वो जो नाम है वो जेल में कोशिश करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। तो उनसे निपटने के लिए हमारा रवैया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ी सी लिमिटेशंस उन पर रखी जाती हैं, और जहाँ कभी वो इस तरह की कोई कोशिश करते हैं वारदात को अंजाम देने की, तो हम मिनिमम फोर्स भी अप्लाइड करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप जब सर्च ऑपरेशन में निकले हों तो रिकवरी में कुछ ऐसा मिला हो जिसे देखकर आपने खुद शॉक हो गए हो कि अरे ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए? क्या क्या चीज़ें अब तक आपको सर्च ऑपरेशन में मिलती हैं ऐसी? देखिए, सर्च ऑपरेशन में बाहर से कोई ऐसा आपत्तिजनक कोई वेपन अभी तक देखने को नहीं मिला तिहाड़ जेल में। तो ये जो अब हमारे खिड़की दरवाजे हैं, उनसे जो रॉड्स हैं उनको निकाल कर ये नाइफ्स बना लेते हैं। हमारी चम्मच प्लेटों को इम्प्रोवाइज करके, शार्पन करके ये अपना वो बनाते हैं। गटर के, सीवर के ढक्कनों से ये हथियार बनाते हैं। अभी जो टिल्लू वाला केस हुआ उसमें भी इस तरह का इन्होंने आयरन यूज़ किया था। तो ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनकी जो कारीगरी है उसको देखकर लगता है कि आपने गटर का वो ढक्कन तोड़ा और उसको वो इतना ज़्यादा शार्पन एज कर लेते हैं कि एक वो प्रॉपर एक चाकू जैसा लगता है। तो देख के लगता है कि हाँ यार, ये लोग इतनी मेहनत इन चीज़ों में कर रहे हैं, अगर इनकी एनर्जी को, क्रिएटिविटी को अगर पॉजिटिव चीज़ों में चैनलाइज कर दिया जाए तो शायद ये कुछ देश का भला कर पाएँ। मोबाइल फ़ोन भी आसानी से मिल जाते हैं तिहाड़ में कभी सर्च ऑपरेशन में? हाँ, मोबाइल फ़ोन रिकवरीज पहले काफ़ी देखने को मिली थी, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जब से हमारे डीजी साहब संजय बेनीवाल साहब ने कमान संभाली तिहाड़ जेल की, मोबाइल के अपग्रेडेड जैमर्स तिहाड़ जेल में लगाए गए, तब से अगर फ़ोन मिलता भी है तो अब, हालांकि ऐसे इंसिडेंट्स अब नहीं है, लेकिन जेल के अंदर अब फ़ोन ही वर्किंग नहीं है। अच्छा, काम ही नहीं कर रहे हैं जेल के अंदर। कोई ऐसा इंसिडेंट अगर मैं दीपक शर्मा से पूछूं जो उनको हमेशा जहन में रहता है कि वो जो हुआ था वो थोड़ा सा अलग था, वो कुछ कहानी अगर सुनाना चाहें आप? नहीं, ऐसा सच इंसिडेंट नहीं है। अभी जैसे ये टिल्लू ताजपुरिया वाली गैंगवारी देखने को मिली, सेम ये गैंगवारी 2019 में जेल नंबर 15 मंडोली हाई रिस्क जब मैं पोस्टेड था, तो
एक साउथ दिल्ली के दो गैंग हैं, रवि गंगवाल गैंग और दीपक पंडित गैंग। तो ये दोनों अलग ब्लॉक्स में थे, लेकिन एक वही होता है कि हाँ, मैं बीइंग 10 साल की मेरी सर्विस हो चुकी थी, तो मैंने देखा बाहर निकलते हुए कि ये दोनों गैंग गलती से एक ही टाइम पर अपने गेटों से बाहर थे। तो मेरी एकदम सिक्स सेंस ने क्लिक किया कि हाँ, ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपना स्टेप बैक किया तो मैंने देखा वो उनके हाथों में वही चाकू थे और वो एक दूसरे की तरफ हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो जैसा मैंने बताया कि उस टाइम मैं बिल्कुल अकेला था, तो मैंने बिल्कुल बीच में आके मैं खड़ा हो गया और खड़ा होके जैसे ही मैंने अपना इधर से सेट पे मैसेज दिया, इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर बैकअप आया। अदरवाइज़ शायद हो सकता था कि इस तरह की वारदात ये 2019 में हो चुकी होती। और अगर मान लीजिए बैकअप आने में 2 मिनट का समय बहुत होता है, तो क्या आपके होते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई उन लोगों की कि इस चीज़ को अंजाम दे पाएँ, या फिर क्या उस समय उनके चीज़ें रही होंगी? हाँ, एग्जैक्टली पुराने ये अपराधी हैं, काफ़ी टाइम से जेलें काट रहे हैं, हम भी पुराने अधिकारी हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो आपके नाम के साथ आपका काम भी जाता है, तो उन्हें भी ये पता था कि अगर सामने मैं खड़ा हूँ और इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने की तो हम किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे या हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो पहले ही सहम गए थे और वारदात नहीं कर पाए। छोटा राजन, आपने कहा हाल में तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं। छोटा राजन के आने के बाद आपको लगता है कि जो अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन रहा है तिहाड़ के अंदर छोटा राजन को लेकर, क्या क्रिमिनल्स के अंदर कुछ बातचीत रही कि भाई छोटा राजन आ रहे हैं, या फिर इस टाइप की चीज़ें रही हों कभी? नहीं, जो छोटा राजन का जो लॉजमेंट है तिहाड़ जेल में, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का विषय है। जब इसको डिपोर्ट किया गया था अदर कंट्री से, तो महाराष्ट्र और बॉम्बे की जेल्स ने पूरी तरह मना कर दिया था इसको लेने के लिए। तब तिहाड़ जेल ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और उस जिम्मेदारी को लेने के बाद हमने इसको पूरी तरह से अलग रखा। जो दिल्ली के क्रिमिनल्स हैं, इसका जो इसके गैंग में मुझे नहीं लगता कि कोई दिल्ली से कनेक्टेड है कोई क्रिमिनल। तो ये पूरी तरह उस दिन से अलग है, आज भी अलग है। और जो हमारा नॉर्थ इंडियन जो क्रिमिनल है उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। अच्छा, ये बताइए मुझे ज़रा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। सारे गैंगस्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हों और अपने राइवल गैंग्स पर जो है वो हमला करें। आपको लगता है शायद जेल से बेहतर उनके लिए कोई जगह बची नहीं, इसलिए जेल के अंदर से ही तमाम नेटवर्किंग तैयार की जा रही है? चाहे वो देश की कोई भी जेल हो, मैं तिहाड़ की बात ना करूं, कोई भी जेल के अंदर बैठ कर नेटवर्किंग तैयार कर किसी भी बाहर चीज़ को अंजाम दे दिया जाता है, मर्डर कर दिए जाते हैं। राजस्थान में जो कल हुआ, तो आपको लगता है शायद ये परिस्थितियाँ समझाती हैं कि जेल जो है वो सुरक्षित होती जा रही है इन लोगों के लिए? नहीं, देखिए, अभी जो पिछले 2 से 3 साल में ये जो इन्होंने क्राइम का सिंडिकेट जो कनेक्ट करना शुरू किया, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सभी क्षेत्रों के जो नामचीन अपराधी हैं, इन्होंने अपना सिंडिकेट बनाया। किसी को पंजाब में वारदात करनी है, दिल्ली से करानी है, तो पंजाब के अपराधी की वो सहायता ले रहा है, या पंजाब वाले को दिल्ली में वारदात करानी है, वो दिल्ली के। तो एक ये नया इनका एक कंसेप्ट देखने को मिला है और कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। इस तरह का सिंडिकेट नहीं बनना चाहिए और गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए कि वो इस सिंडिकेट को तोड़े। और जितने जो क्रिमिनल्स हैं, अभी पीछे एक प्रपोज़ल भी चला था कि इनको अंडमान या नॉर्थ ईस्ट की जेलों में शिफ्ट किया जाए, उस पर अभी विचार चल रहा है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये जितने भी सीनियर ये गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, अगर हम इनको नॉर्थ ईस्ट या अंडमान की जेल्स में शिफ्ट करते हैं तो क्राइम कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी और ऐसे अपराध या वारदातें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेंगी। लॉरेंस जो है बठिंडा में गृह क्षेत्र ही मान लीजिए पंजाब तो उसका, और ऐसे में उसके लिए तो बहुत ईजी होगा इन सब चीज़ों को। और आप देख भी रहे हैं लगातार एक के बाद एक क्राइम की उसकी वारदातें सामने निकल के आती रहती हैं। शायद यही वजह है कि अपने गृह क्षेत्र में ना रखते हुए इनको दूर भेजा जाए और खासकर नॉर्थ इंडिया से दूर हटाया जाए। हाँ, देखिए, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग यहाँ से इनको शिफ्ट कर दिया गया दूसरे स्टेट्स में, तो वहाँ इनके जो गैंग मेंबर्स हैं या जो इनके गुर्गे हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी में कहीं ना कहीं इशू आएगा। और जब गैंग का सरगना कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है, हाँ, इनका जो गैंग है वो डाउन जाएगा और अपराध रुकेंगे। अच्छा, दिल्ली के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा तिहाड़ में किस अपराधी का कैदियों के अंदर डर है? देखिए, अभी जो करंट में जो वारदात हुई है टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर के बाद, तो जो गोगी गैंग है वो थोड़ा सा अपना, जेल की तो मैं नहीं कहूँगा, बाहर भी अपना वर्चस्व जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
और जो इसके गैंग मेंबर्स हैं अपना राइवल मारने के बाद अब इनको लगता है कि हाँ इन्होंने बदला ले लिया, तो इनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम इसको स्मार्टली हमने हैंडल कर लिया तो ये भी बहुत जल्दी डाउन हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तार से तिहाड़ के बारे में बताया, आपने बहुत विस्तार से अपने जीवन के बारे में बताया। कभी कभी लगता है कि जो स्थिति बनती जा रही है, क्रिमिनल्स लगातार एक्टिव हो रहे हैं, समाज में इस प्रकार से एक्टिव हो रहे हैं कि रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है एनकाउंटर्स किए गए बहुत सारे क्रिमिनल्स के। आपको लगता है कि शायद ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिसमें पुलिस को एक्शन की तरह काम करना चाहिए और उसके बाद ऐसी स्थिति ना बने? देखिए, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक रिफॉर्मेशन भी एक लिमिट तक रहता है और क्राइम कंट्रोल के लिए ये जो बिल्कुल नासूर बन चुके हैं जो क्रिमिनल, तो एक डेटरेंट पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए कि इनको ओवर पावर करने के लिए सख्ती से वो पेश आए और जितने भी कुख्यात अपराधी हैं इनकी वो पूरी तरह रोकथाम करे। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ रिफॉर्मेशन की उम्मीद इनमें बची है तो रिफॉर्मेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं जो समझा देती हैं कि हालात क्या हैं। तिहाड़ के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने आए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सीधे तौर पर क्रिमिनल्स बात करते नज़र आए बाहर, लेकिन ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो एक चुभन देती हैं इस बात की कि क्या सिस्टम फेल होता जा रहा है इन लोगों के सामने या सिस्टम समझने को तैयार नहीं है। दीपक शर्मा, शायद आपने जितना विस्तार से तिहाड़ के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया, कोई अधिकारी बसता है इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, लेकिन शायद आपका विवाकी है, एक अंदाज़ है जो समझाता है कि जो बात है वो स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार के नए गेस्ट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे नए मुद्दों के साथ, नई चीज़ों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।